हम बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। इससे पहले हमने देखा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में रिजल्ट एक स्केलर आया जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में आंसर एक वेक्टर की फॉर्म में आया, इसको हम इस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट करते कैसे हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या चीज हमें वो लाकर देता है ना जो स्केलर प्रोडक्ट में नहीं है। अब पहली चीज तो क्लियर हुई कि प्रोडक्ट करने पर मेरे पास में रिजल्ट में एक वेक्टर आएगा। अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि मेरे पास में एक वेक्टर है मेरे राइट हैंड और दूसरा वेक्टर है मेरे लेफ्ट हैंड, दोनों हैं स्पेस में 3D स्पेस के अंदर और कुछ एंगल्स बना रहे हैं आपस में एक दूसरे से। अब अगर मैं चाहता हूँ ऐसा वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर हो, ऐसा वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर हो, तो क्या होगा, तो एक वेक्टर तो मेरे सर से ऊपर की तरफ हो जाएगा, आसमान की तरफ, है ना, क्योंकि आसमान की तरफ जा रहा है तो इस वाले से परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाएगा और इधर भी 90 डिग्री बनाएगा। दूसरा एंगल जा रहा है मेरे सर से पैरों की तरफ, है ना, अब वो भी क्योंकि 90 डिग्री बनाएगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बनाएगा। अब जब दो वेक्टर्स दिए और उनका मुझे ऐसा वेक्टर निकालना हो जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट दोनों का। अब आप कहेंगे कि भाई परपेंडिकुलर तो दो वेक्टर, एक ऊपर को जाने वाला और एक पैरों की तरफ नीचे जाने वाला, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमने कहा कि भाई आप क्या कीजिए, आपने पेंच कसते हैं, जब स्क्रू कसते हैं तो जब आपका हाथ एक डायरेक्शन में हो और आपकी उंगलियां दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में हो, तो जब आप उसको कसेंगे, मतलब एंगल जब इधर से मेजर कर रहे हैं आप, तो आपका अंगूठा किस तरफ है, ऊपर, तो ऊपर वाला हुआ। मान लीजिए मैं अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ का एंगल मेजर कर रहा हूं, तो राइट से लेफ्ट में जाने के लिए जब मैं हाथ मारूं तो मेरा अंगूठा किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो जो मेरा वेक्टर प्रोडक्ट के बाद वेक्टर आएगा वो होगा ऊपर की तरफ। अब अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ का एंगल मेजर करना चाहूं, तो लेफ्ट से राइट की तरफ को जब घुमाऊंगा तो मेरा अंगूठा किस तरफ आएगा, मेरा अंगूठा आएगा नीचे की तरफ। तो ये जिस तरफ से हम एंगल मेजर करेंगे उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो है वेक्टर प्रोडक्ट के बाद जो वेक्टर आएगा वो ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ। इन चीजों को भी हम समझेंगे। थोड़ा वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखते हैं, होता क्या है। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और आपको उनका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट, इसका सिंबलाइजेशन हम करते हैं वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में डॉट लगाते थे तो उसको डॉट प्रोडक्ट कहते थे। यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगा रहे हैं, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब निकलेगा कैसे, कहते सबसे पहले आप पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप साइन थीटा से। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये भी एक नंबर आएगा मैग्नीट्यूड, ये भी एक नंबर आएगा और थीटा की वैल्यू जब साइन के अंदर रखी है तो ये भी एक नंबर आएगा, तो स्केलर क्वांटिटी आ गई और यहाँ पर कोई वेक्टर का डायरेक्शन नहीं है। तो मैंने कहा कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एन कैप से। अब एन कैप क्या है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both A and B। ठीक है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, उस डायरेक्शन में मेरा n बनेगा। ये चीज हुई। अब यहां से क्या समझ में आ रहा है मुझे कि अगर मेरे पास में एक वेक्टर ये है A और दूसरा वेक्टर ये है मेरे पास में B, अब अगर मैं इसका एंगल इस तरफ से मेजर कर रहा हूं, है ना, तो क्या होगा मेरे पास में, अब देखिए ऐसे है तो मैं ऐसे मेजर कर रहा हूं तो मेरे पास जो n बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरफ। और अगर इन्हीं दोनों वेक्टर्स को मैं, ये वेक्टर B ये वेक्टर A, इसको इस तरफ से मेजर कर रहा हूं मैं, इस तरफ से,
तो मेरा जो है बनेगा एन कैप नीचे की तरफ, ठीक है। तो वेक्टर का डायरेक्शन जो क्या होगा, और थीटा क्या है उनके बीच का एन, ये हुआ हमारे पास में वेक्टर। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझते हैं? जब आपके पास में थीटा की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यानी कि पूरा का पूरा क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि जब दो आपके पास में वेक्टर्स पैरेलल होंगे या फिर कोलिनियर होंगे, कोलिनियर मतलब एक लाइन में, तो उनके बीच का एंगल 0 होगा और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात कर लेते हैं, इसको मैं यहां पर लिखता हूं पहले। थीटा की वैल्यू π/2 अगर होगी 90 डिग्री होगी तो कितना आएगा, sin 90 की वैल्यू 1 होगी, यानी कि उन दोनों जो वेक्टर्स थे उनका मैग्नीट्यूड रह जाएगा। आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके ऊपर आएगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी कि और डायरेक्शन n क्या रिप्रेजेंट करता है, एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि किस डायरेक्शन में आएगा आपके पास, ठीक है। एक बात है। अब तीसरा मैं लिख रहा हूं थीटा इक्वल्स टू पाई। यहां लिखने की वजह है साइन जब थीटा की वैल्यू पाई करेंगे, यानी कि एक वेक्टर इधर को जा रहा है और दूसरा वेक्टर बिल्कुल उसके 180 डिग्री बनाकर अपोजिट एंगल में है, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हुआ। तो जब आप थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे तो sin 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, यानी कि इस केस में भी इनका जो है क्रॉस प्रोडक्ट वो कितना आएगा, 0। अब इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम कुछ चीजें समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? अगर मैं यहां पर आपके पास में i j और k जो मेरे एक्सिस हैं उनके मैंने यूनिट वेक्टर बना लिए उनकी डायरेक्शन में। अब अगर मैं यहां पर i क्रॉस i करता हूं, सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0, और जब एंगल 0 होगा तो मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा 0। अच्छा, लेकिन i में कुछ खास बात थोड़ी है। अगर मैं j क्रॉस j करूं तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 इक्वल। और बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं k क्रॉस k करूं तो इनका बीच का एंगल भी 0 हो जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट भी कितना आ जाएगा, 0 होगा। तो ये बात हमें यहां पर समझ आई। आगे चलते हैं। अगर मैं i मल्टीप्लाई j करता हूं क्या होगा मेरे पास में? अब आप देखिए, मैं i मल्टीप्लाई j का मतलब क्या है, मैं i से j की तरफ का एंगल मेजर कर रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिए, जब मैं i से j की तरफ का एंगल मेजर कर रहा हूं तो मेरा अंगूठा किसकी तरफ है, मेरा अंगूठा बाहर k की तरफ है, ठीक है। तो मेरे पास में कितना होगा, पहले तो बात i और j के मैग्नीट्यूड का मल्टीपल होगा। अब क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो ये भी 1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड भी 1, तो ये तो वैल्यू 1 रखता हूं। sin थीटा 90 की थीटा की वैल्यू 90 परपेंडिकुलर है तो यहां पर भी 1 आ गया। अब यहां पर डायरेक्शन कौन सा आएगा, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर, तो अंगूठे की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है मेरा, वेक्टर k। तो जब आप i और j को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो यूनिट वेक्टर है k आएगा। एक बात, जब आप j और k को मल्टीप्लाई करेंगे, अब j और j मल्टीप्लाई k है तो क्या हो रहा है, मैं ऊपर से लेकर बाहर की तरफ जा रहा हूं, है ना। j ऊपर है और ऊपर से लेकर सामने की तरफ जा रहा हूं, तो मेरा अंगूठा किस तरफ है, मेरा अंगूठा i की तरफ है, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा i। और इसी तरह से जब आप k मल्टीप्लाई i करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, बाहर से उस तरफ जाना, तो ऐसे, है ना, सामने की तरफ से राइट इस तरफ, तो मेरा अंगूठा किस तरफ है, ऊपर, तो ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी j। लेकिन अब यहां पर कुछ देखने वाली बात है, जब मैं j क्रॉस i करूंगा, है ना, जब मैं i से j पर गया, j से k पर गया और k से i पर गया तो काम बिल्कुल ठीक चल रहा है ना। i से j पर जाओ तो आंसर k आ जाता है, j से k पर जाओ तो आंसर i आ जाता है,
आई इधर है, तो जे से आई की तरफ जाऊंगा तो मेरा अंगूठा कहाँ है? मेरा अंगूठा पीछे की तरफ जा रहा है। अब अगर इस डायरेक्शन में के एंगल था तो इस डायरेक्शन में कौन सा होगा? इस डायरेक्शन में होगा माइनस के, ऑपोजिट हो गया ना, नेगेटिव ऑफ फैक्टर के। इसी तरह से जब आप के मल्टीप्लाई जे करेंगे तो के मल्टीप्लाई जे यानी कि बाहर की तरफ से ऊपर की तरफ, तो ऐसे करेंगे है ना, बाहर की तरफ से ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा किधर जाएगा? इधर। इधर आई था तो इधर कौन सा होगा? माइनस आई। और बिल्कुल सेम पैटर्न से जब आप आई मल्टीप्लाई के करेंगे तो कितना आएगा? आपके पास माइनस जे आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी काम की चीजें हैं, इनको आप लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अब आपको बस ध्यान क्या रखना है कि अगर बस सेम ऑर्डर चल रहा है आई जे तो के आ जाएगा, जे के तो आई आ जाएगा ना, सेम ऑर्डर चल रहा है तो ठीक है। अगर कहीं पर भी उल्टा ऑर्डर हुआ तो हम क्या लगा देंगे? वहां पे माइनस लगा के बचा हुआ अपना यूनिट वेक्टर लगा देंगे। ये हुई हमारे पास में दो चीजें। अब इसके बाद हम लोग इनका यूज करने का वाले हैं, है ना, उसके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। हाँ, अब देखिए जरा, यहां पर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, नाम दे देता हूं ए बी सी। ट्रायंगल के लिए आपको बनता है, ट्रायंगल के लिए क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मेरे पास में होगा 1/2 बेस यानी कि BC इंटू हाइट। हाइट के लिए मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं और परपेंडिकुलर वाला पॉइंट को मैं मान लेता हूं D। ठीक है, तो ये हो जाएगा BC मल्टीप्लाई बाय AD। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल। अब यहां पर क्योंकि वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, मैं यहां पर एक वेक्टर ले रहा हूं A BA की जगह, और BC की जगह मैं वेक्टर ले रहा हूं B। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल भी होगा, इसको मैं ले रहा हूं थीटा, कोई इशू नहीं, बिल्कुल ठीक सब कुछ। अब आप यहां पर देखिए, अगर मैं इसको इस फॉर्म में निकालना चाहूं वेक्टर्स की फॉर्म में, तो 1/2 तो ऐसे रहेगा। BC की जगह क्या आ जाएगा? BC की जगह अगर मैं वेक्टर्स की टर्म में बात करूं तो मेरे पास आएगा B। वेक्टर B की लंबाई, वेक्टर B की लेंथ, यानी कि वेक्टर B का मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसको मैं लिख ले रहा हूं वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक बात। और दूसरा क्या है? मल्टीप्लाई। अब मुझे निकालनी है हाइट। हाइट कैसे आएगी? अब अगर आपको मैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाने को कहूं ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, तो एंगल है हाइपोटेन्यूज और आपको उसकी लेंथ निकालनी है, तो कितना आएगा? यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा sin थीटा इक्वल्स टू AD डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A, है ना, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां से आप जब AD की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? A मल्टीप्लाई sin थीटा। ठीक है बात। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको किसके इक्वल नजर आएगा? ये किसके नजर आ रहा है? ये इक्वल है हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इसके, है ना। अब क्योंकि मैं एरिया फाइंड कर रहा हूं तो यहां पर वेक्टर की डायरेक्शन वाली बात नहीं आएगी, है ना, क्योंकि अगर मैं एरिया फाइंड करूंगा तो एरिया पॉजिटिव ही आएगा, इसीलिए मैंने वेक्टर की बात पॉजिटिव नेगेटिव वाला रिजल्ट छोड़कर मैंने मॉडुलस लगा दिया कि जो भी रिजल्ट आए एरिया तो पॉजिटिव ही होना है, तो इसलिए मैंने उसको लगा दिया पॉजिटिव। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो आप उसकी दो एडजेसेंट साइड्स लेंगे, उसके लोग जो वेक्टर्स हैं, और उनका आप क्या निकाल लेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे और उसका हाफ करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा इजीली। अब इसी सीरीज में एक और हम लोग इसकी हेल्प से फॉर्म कर सकते हैं, वो क्या है? अब ये कौन सी शेप में बना रहा हूं आप जरा देखिए, ये मैंने बनाया पैरेललोग्राम, मैं नाम दे देता हूं A B C D। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया? बेस इनटू हाइट। This is the area for parallelogram. Now what is base? Base is AB
मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट के लिए मैं पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, पॉइंट का नाम देते हैं ई। अब इसको ये हो गया डी मल्टीप्लाई ई। अब मैं फिर से एंगल्स मान लेता हूं, जब मैंने वेक्टर मान लिया वेक्टर बी और ये मैंने मान लिया वेक्टर ए। अब तो क्या होगा, बेस की जगह तो आपका जाएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मुझे वेक्टर की लेंथ से मतलब है कितनी लंबी है ना। अब मुझे चाहिए हाइट यानी कि डी। डी कैसे आएगी, अब यहां पर अगर ये एंगल इन दोनों के बीच का थीटा है तो sin थीटा किसके इक्वल होगा, sin थीटा इक्वल होगा DE डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। यहां से जब आप DE की वैल्यू निकालेंगे तो यू विल गेट मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर A का मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा। और फिर से नजर गौर से देखिए, आपको किसके इक्वल नजर आ रहा है, ये इक्वल है मेरे क्रॉस प्रोडक्ट के। फिर से वेक्टर के एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होता है यहाँ पर, इसलिए आपने जो वेक्टर का कंपोनेंट है डायरेक्शन वाला उसकी बात हमने नहीं की। ये मेरा इक्वल हो जाएगा वेक्टर बी मल्टीप्लाई ए। अब पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन एंगल किधर से मेजर किया, लेकिन एरिया पर फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं लगा देता हूँ मॉड्यूलस कि जो भी आया आप उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करके निकाल लें। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको हम लोग कहां पर यूज कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट दिया है और आपको उनके बीच का एंगल फाइंड करना है तो कैसे करेंगे आप। यहाँ पर हमारे पास में ये वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और हमारे क्रॉस प्रोडक्ट पर वो जो भी रिजल्टेंट डालता है वो हमें दिया हुआ है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से आप sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी आएगी, a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a and b। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपका उनके बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, उनके बीच में एक रिलेशन हमने फाइंड कर लिया एंड वी कैन फाइंड दिस थीटा विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन इंफॉर्मेशन। नाउ at last of the video there is one more way to express the cross product of two vectors. How? Let's see that. इसमें आपके पास में अगर इसको बंद करते हैं, पहले मेरे पास में दो वेक्टर्स अगर मैं लूं, वेक्टर a जिसकी कंपोनेंट फॉर्म है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और दूसरा वेक्टर b जिसकी कंपोनेंट फॉर्म है b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, अब मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, है ना। पहले सिंपल वे से हम लोग करते जाते हैं, फिर देखेंगे बाद में क्या हम उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई विल राइट a1i प्लस a2j plus a3k and multiplied by cross product with b1i plus b2j plus b3k. Now when I do cross product I will get a1 b1 I cross I plus a1 b2 I cross j प्लस a1 b3 I क्रॉस k प्लस a2 b1 j क्रॉस I प्लस a2 b2 j क्रॉस j प्लस a2 b3 j क्रॉस k। फिर थर्ड एलिमेंट के लिए a3 b1 k क्रॉस I प्लस a3b2 k क्रॉस j प्लस a3b3 k क्रॉस k। ठीक है, यहां तक बात हुई है। अब यहां पर हम कुछ आइडेंटिटीज यूज करने वाले हैं। कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले मैं वो लिख लेता हूं पहले। यहां पर हमने अभी पढ़ी थी I क्रॉस I इक्वल्स टू j क्रॉस j इक्वल्स टू k क्रॉस k इक्वल था 0 के, और I क्रॉस j क्रॉस ये इक्वल था I क्रॉस j था किसके इक्वल
के इक्वल और सर्कल बना लेते हैं आई जे के। आई जे के इक्वल था, जे क्रॉस के आई के इक्वल था, तो के क्रॉस आई था जे के इक्वल, है ना। रिवर्स प्रोसेस ऑर्डर करेंगे इनका तो साइन लग जाएगा माइनस का। अब आई जो सेम वाले में तो क्या हो जाएंगे 0 और जे क्रॉस जे भी हो जाएगा 0 और के क्रॉस के भी हो जाएगा 0। ठीक है, ये बात जानी। अब बाकी देखते हैं, इनको क्या लिखते हैं। आई जे को क्या लिखेंगे हम a1 b2 आई क्रॉस जे का मतलब k प्लस a1 b3 आई क्रॉस के क्रॉस आई का उल्टा है तो साइन लग जाएगा माइनस का, माइनस जे आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास में माइनस जे, ये हो गया, ये भी हो गया। आगे चलते हैं a2 b2, मैंने गलत सर्कल कर दिया, ये सर्कल नहीं होगा, ये वाला सर्कल होगा जे क्रॉस जे। तो जे क्रॉस आई उल्टा ऑर्डर है तो इसको लग जाएगा माइनस साइन। ये मेरे पास में आएगा प्लस a2 b1 माइनस के, वो 0 हो गया। आगे चलते हैं प्लस a2 b3 जे क्रॉस के इक्वल है आई के, यहां पर मेरे पास में आ जाएगा आई। ठीक है, हाँ आई आ गया। आगे ये वाला भी हो गया। आगे a3 b1 के क्रॉस आई से इक्वल है जे के इक्वल है, सेम ऑर्डर है तो जे लिख देते हैं, ये भी हो गया। लास्ट में बचा a3 b2 के क्रॉस जे क्रॉस के का उल्टा है तो आ जाएगा मेरे पास में माइनस आई, ये आ गया माइनस आई। अब जो एक वाले आई वाले को एक साथ कर लेते हैं, जे वालों को एक साथ और के वालों को एक साथ जब मैं करूंगा इधर, मैं इसको इधर लिख लेता हूं तो मेरे पास में बनेगा आई वाले कहां पर है, ये रहा और ये रहा, ये बना a2 b3 माइनस a3 b2 आई। ठीक है, जे वाले को लिख लेते हैं, जे वाला क्या बनेगा मेरे पास में माइनस a1 b3 माइनस a3 b1 जे, ये रहे। अब बचे हुए के हैं तो प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 और k। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट फॉर्म में जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आएगा a2 b3 और a3 b2। यहां पर माइनस लगा करके मैं जे के साथ लिखूंगा तो क्या बनेगा a1 a3 और b1 b3 प्लस जब k के साथ लिखूंगा तो कितना बनेगा a1 a2 b1 b2। इसको मैं इसमें क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन बन रहा है। रिवर्स ऑर्डर में जब आप जाकर देखेंगे आपको पता चलेगा कि आई जे के और इधर a1 a2 a3 b1 b2 b3। जब आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये चीज आएगी, है ना। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड करेंगे तो आई के रिस्पेक्ट में रो कॉलम हटेगा तो ये आ जाएगा a2 a3 b2 b3, ये वाली आ गई। फिर जे के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a1 a3 b1 b3, इसी तरह से एक्सपेंड हो जाएंगे। और ये आर किसके इक्वल रहा है, ये आ रहा है a क्रॉस b जो क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यानी कि अगर आपको दो वेक्टर्स का कंपोनेंट फॉर्म दिया हुआ है तो उसकी हेल्प से आप उसको इस डिटरमिनेंट में रखकर यहां पर a के कंपोनेंट यहां पर b के कंपोनेंट आप उनका जो है क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये हुआ हमारे पास में वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स।